नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। रेजिस्टेंस के बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। जैसा कि हमने पहले बात की थी ना कि एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, रेजिस्टेंस होता है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। अगर हमें रेजिस्टेंस बदलना है, बढ़ाना है, कम करना है, तो वो किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें समझाने के तौर पे मैं कुछ ऐसे ही रैंडमली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जिससे चीज़ें थोड़ी बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वायर है, इसमें करंट को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, तो करंट कौन लेके जा रहा है? चार्ज लेके जा रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में अगर उसे टी टाइम लगता है और यहीं पे हमने इसकी लेंथ को दुगना कर दिया, तो इसी चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और करंट के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है, इस एंड से इस एंड तक पहुँच जाए, तो इसमें कम टाइम लग रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ करंट का उल्टा अगर हम बोलें तो वो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस को, जो करंट को रोक रहा है या चार्ज को बहने से रोक रहा है। तो हमने करंट की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम में। ठीक है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में इसमें कम टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लेंथ की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है चार्ज का यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में, तो करंट आपका कम हो रहा है। करंट कम हो रहा है तो मेरा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। तो रेजिस्टेंस सीधे सीधे डिपेंड करता है लेंथ पे। अगर किसी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो वो, मतलब कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे एक वायर होती है वो इतनी पतली हो सकती है, ठीक है, और एक वायर है वो इतनी ज़्यादा मोटी हो सकती है। ठीक है, अब यहां से लेके हो सकता है कि इसकी क्रॉस सेक्शन में से दो इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक मूव कर रहे हैं। दोबारा करंट की डेफिनेशन पे चलते हैं। करंट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि कितना चार्ज मूव कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, तो यहां से लेके यहां तक मूव ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, करंट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ही हम बोलते हैं कि करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। अगर आपका कोई जो वायर है या कंडक्टर है वो जितना ज़्यादा मोटा या थिक होगा, रेजिस्टेंस उसका उतना ही कम होगा। तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आ गई। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, कि अगर एल बढ़ेगी तो आर बढ़ेगा, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब ए बढ़ेगा तो आर कम होगा। डिवाइड में जा रहा है, ए बढ़ेगा तो आर कम होगा, ए कम होगा तो आर बढ़ जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आपने यूनिटरी मेथड में पढ़ा हो, जैसे एक्स और वाई लिख दिया, और आप जब ऐसे एरो बनाते थे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर एरिया जो होगा आपका बढ़ेगा तो आर कम होगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें और ठीक से समझ में आएगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। इसको हटाने के लिए हमें क्या लेके आना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। इक्वल्स टू लगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे बोलते हैं हम रो, इसका नाम है रो, और इसको नाम देते हैं हम रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्या नाम देते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी बोल देते हैं। ये डिपेंड करता है मटेरियल कि किस चीज का मटेरियल है। ठीक है, जैसे मान लो 1 मीटर लंबा कॉपर का वायर है और 1 मीटर लंबा एल्यूमिनियम का वायर है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 mm स्क्वायर है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर है, लेकिन फिर भी इनका रेजिस्टेंस अलग होगा ना। वो अलग क्यों होगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में। ठीक है, तो उसी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमने रो लगाया है। तो रो जो होता है वो बताता है कि क्या क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल को डिफाइन करता है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए में। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का एक स्पेशल अलग से फॉर्मूला। एक तो हमने ओम्स लॉ से ड्राइव किया था, V इक्वल्स टू आई आर से, जहाँ पे हम R इक्वल्स टू V अपॉन आई कर रहे थे। ठीक है, और एक ये R का एब्सोल्यूट फॉर्मूला है, इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज और I। जब ये सर्किट में लगा होगा तो हमें V और I की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब सर्किट से बाहर होगा
तो भी तो उसका पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा, हालांकि वो काम नहीं ले रहे हैं हम उसके रेजिस्टेंस का। तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये इसका एब्सोल्यूट फॉर्मूला है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। हमें पहले से ही पता होना चाहिए, वरना तो हम उसे लगा देंगे सर्किट में और चीजें फूंक देंगे, है ना। उसने उतना कम ही नहीं किया वोल्टेज को और आपकी टीवी फूंक गई। तो हमें पहले से ही कैलकुलेट करके एक आइडिया ले लेना होता है कि भाई इतना लंबा वायर लगा दो, इसका रेजिस्टेंस इतना है, इतना पोटेंशियल फॉल ये कर देगा, तो हमारी जो टीवी है या मोबाइल है वो सेफ रहेगा, है ना। आगे चलते हैं। आखिरी फैक्टर है जो फिजिकल फैक्टर है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपको पता है हर चीज की एक इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब ये आपस में भागते हैं, दाएं बाएं भागते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, ठीक है। वो भागते रहते हैं इधर से उधर। अब जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये बहुत तेज तेज भागने लगेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुंचना है, तभी तो हम मानेंगे कि करंट फ्लो कर गया, ठीक है। अब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऊपर नीचे बहुत तेज वाइब्रेट करने लगेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पे इनका मोशन तेज हो जाएगा, तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचना, और जैसे ही आप इसे ठंडा करने लगेंगे तो इनका मोशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके स्कूल की एक गैलरी है और यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसे बच्चे तेज तेज बहुत तेज तेज भाग रहे हैं और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगेगा तो करंट कम हो गया, ठीक है। और अगर आराम से बच्चे खड़े हुए हैं, नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक तेज पहुँच सकते हैं, आप खुद दौड़ के पहुँच सकते हैं। तो इसका मतलब जो मोशन ऑफ चार्ज हो गया वो बहुत तेज हो गया, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज तेज हो गया तो कंडक्शन बढ़ गया। कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया, और जैसी करंट बढ़ गया तो हम मान लेते हैं जो आपका रेजिस्टेंस था वो डिक्रीज कर गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज पे क्या होगा, इनका रैंडम मोशन बढ़ जाएगा। रैंडम मोशन बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज पे क्या होगा, इनका रैंडम मोशन कम हो जाएगा। तो रैंडम मोशन कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस चार्ज को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कम समय लगेगा, ठीक है। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी। इसी तरह से हम सुपर कंडक्टर्स भी बनाते हैं, जो आप सिलिकॉन और जर्मनियम का डोपिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ, उनको जब हम बहुत नीचे टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो सुपर कंडक्टर हो जाते हैं। सुपर कंडक्टर मतलब उनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, वो बिल्कुल कंज्यूम ही नहीं करते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा। इसके न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।